नमस्कार। सबसे पहले माफी, काफी लंबे अंतराल के बाद वीडियो लेकर आने के लिए। कुछ व्यस्तताएं थीं जिनकी वजह से इधर वीडियो नहीं बना पाया मैं। आज बात कर रहे हैं हम लचित बरफुकन की। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार एक खेल चल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब तक का जो इतिहास था वो तोड़ मरोड़ के लिखा गया था, इसलिए इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। एक चैनल ने मुझे बुलाया भी था जहां जो प्रोजेक्ट है सरकार का, जिसमें 400 इतिहासकारों के साथ नए सिरे से इतिहास लिखने का प्लान बना है। उसके जो प्रमुख थे वो थे साथ में और तर्क दे रहे थे तमाम सारी चीजों पर। मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप लोग देख भी सकते हैं। खैर, बात हो रही थी लचित बरफुकन की, और हुआ ये कि इस बार लचित बरफुकन की जयंती पर यह जोर शोर से कहा गया कि लचित बरफुकन को याद नहीं किया गया। और यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक बयान में, एक भाषण में लचित बरफुकन को स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी कह दिया। अब ये कम जानकारी के लिए कहा या कोई नया इतिहास है, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन लचित बरफुकन के बारे में जानकारियां पहले से उपलब्ध हैं और खूब खूब उपलब्ध हैं। मैं आपको बताऊं कि 1930 में गोलब चंद्र बरुआ ने एक बुरांजी का अनुवाद किया था। बुरांजी क्या होती है? आसाम में जो पंडित होते थे वो जो घटनाएं होती थी उनके नोट्स लेते जाते थे और उनको एक साथ रखते थे असमिया भाषा में ही। इसको बुरांजी कहते थे। तो एक देवधाय पंडित के पास एक बुरांजी पड़ी हुई थी, उसका गोलब चंद्र बरुआ ने अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और एक किताब छपी जिसमें अगर आप देखेंगे तो आधा पन्ना असमिया में है और आधा पन्ना उसका अंग्रेजी अनुवाद है। इसको तत्कालीन असम गवर्नमेंट ने ही छापा। आप कहेंगे तब तो असम में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ही छापा। 1930 में ही यह घोषित किया गया असम में कि हर साल 24 नवंबर, जो कि माना जाता है जयंती है लचित बरफुकन की, उसको असम में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 1947 में जब आजादी मिली तो एस.के. भुयन साहब एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी लचित बरफुकन एंड हिज टाइम्स। इस किताब को भी आसाम गवर्नमेंट ने ही छापा और अभी हाल में 2010 में शायद इसका नया संस्करण आया है, नए तरीके से छप के आई है। लाइब्रेरीज में तो हमारे लिए कब से उपलब्ध थी। इसके अलावा 1970 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब आई है, आसाम इन अहोम एज, निर्मल कुमार बासु की। इस किताब में भी आपको लचित बरफुकन के बारे में खूब सारी जानकारियां मिलती हैं। यानी जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए ये जानकारियां उपलब्ध थी। और इतना ही नहीं, अगर आपको याद होगा अमर चित्रकथा, तो अमर चित्रकथा की भी एक सीरीज लचित बरफुकन पर निकली थी। यानी हिस्ट्री में भी और बच्चों के लिए भी उनके बारे में जानकारी हमेशा से उपलब्ध थी। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते नहीं। रहा सवाल स्कूल में पढ़ाने का, स्कूल में सारा इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता और इसीलिए सरस्वती शिशु मंदिर संस्कार भारती, जिसका सिलेबस बनाता है, जो आरएसएस की संस्था है, उसमें भी आप जो 2 किताबें इतिहास की पढ़ाई जाती हैं, इतिहास गा रहा है, गौरव गाथा, उसमें या किसी और किताब में 8वीं तक की, मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूं इसलिए मैं पूरे दावे के साथ आपको बता सकता हूं कि 8वीं तक की किसी किताब में आपको लचित बरफुकन का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, पहले देख लेते हैं लचित बरफुकन हैं कौन। अब चलिए लचित बरफुकन पे कुछ बात कर लेते हैं। कौन थे लचित बरफुकन? मैंने बताया कि लचित बरफुकन अहोम वंश के थे। यह अहोम वंश क्या था? यह अहोम वंश भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ था। चीन का जो ताई वंश है, प्रमुख ताई वंश जो चीन का था, उसकी ही एक शाखा थी, शाम शाखा। उससे अहोम के राजा बिलोंग करते थे। ये वहां से आए थे
और स्थानीय जो नागा लोग थे उन नागा लोगों को हराकर उस इलाके पे कब्जा किया था जिसको आज हम असम कहते हैं। यानी ये भी बाहर से आए हुए लोग थे, यहां के लोग नहीं थे। और जब यहां आए थे तो उनका धर्म भी कोई हिंदू धर्म नहीं था। ताई धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय धर्मों को मिलाकर एक अलग तरह का धर्म था। यह कहा जाता है कि 16वीं सदी और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया, वैष्णव धर्म अपना लिया, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी बहुत सहिष्णु रहे। यानी पॉइंट नंबर 1 की अहोम वंश जो था वो भी बाहर से आया हुआ था, कोई भारतीय वंश उस रूप में नहीं था या भारत की धरती पर पैदा हुआ वंश नहीं था। लेकिन जैसा कि मध्यकाल में होता था, लोग यहां से वहां जाते थे, सत्ताएं यहां से वहां जाती थी, वहीं बस जाती थी और उसी रंग में रंग जाती थी। जैसे मुगल बाहर से आए लेकिन हिंदुस्तान में बस गए और यहाँ के ही रंग में रंग गए, फिर लौट के कहीं वापस नहीं गए। गुलामी हम मानते हैं जब अंग्रेज आते हैं, क्योंकि अंग्रेज बसते तो यहाँ पे हैं लेकिन अपनी रूट रखते हैं इंग्लैंड में। हमारा जो नियंत्रण शासन का होता है वो इंग्लैंड से होता है, हमारा धन लूट कर इंग्लैंड में भेज दिया करते हैं, इसलिए अंग्रेजों के शासन को गुलामी मानते हैं। तो आप सोचिए कि मुगल वंश जो बाहर से आया था और ताई वंश जिसको अहोम वंश हम कहते हैं वो भी बाहर से आया था, उन दोनों के बीच हुए एक युद्ध को आप किसकी आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। लचित बरफुकन जो थे वो एक बड़े परिवार से थे। इनके पिता जो थे उनका नाम था मोमाई तामुली बारबरुआ, जो अहोम साम्राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1639 में इन्होंने मुगलों के साथ एक संधि की थी। मुगल सेनापति थे अल्लाह यार खान और मोमोई तामुली बारबरुआ, इन दोनों लोगों ने एक संधि की थी जिससे गुवाहाटी सहित जो पश्चिम का इलाका था वो मुगलों के हाथ में चला गया था। लेकिन बाद में जब शाहजहां बीमार पड़ा और शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके जो बेटे थे उनके बीच में सत्ता संघर्ष हुआ, मुगल सत्ता थोड़ी कमजोर लगने लगी, तो उस समय अहोम साम्राज्य के जो प्रमुख थे राजा जयध्वज सिंह, उन्होंने इन सारे इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया और ढेर सारे मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया। साथ साथ में कूच बिहार इलाका जो था वो भी मुगलों के कब्जे में था, वहां के राजा ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि शाहजहां के बाद जो सत्ता संघर्ष चला उसमें जीता कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब ने जीतने के बाद मीर जुमला को भेजा आसाम पर फिर से कब्जा करने के लिए। 1662 के आरंभ में मीर जुमला आसाम पहुंचा, वहां पर कोई खास संघर्ष नहीं हो सका। जो आसाम की सेना थी उसने बड़ी आसानी से शुरुआत में जगहें छोड़ दी और 26 फरवरी 1662 को वहां का एक प्रमुख किला था सिमुलगढ़ का किला, उस पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा जयध्वज सिंह नामरूप की पहाड़ियों में भाग गए और 17 मार्च 1662 को मीर जुमला ने, जो वहां की उस समय राजधानी हुआ करती थी नरगांव, उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन असमिया जनता बड़ी वॉरियर काइंड ऑफ जनता थी। देखिए जो आप हजारिका और बाकी सब सुनते हैं, ये सब लोग, जैसे हजारिका के बारे में ये है कि 1000 सैनिक जिसके अंडर में होते थे उनको हजारिका करते थे। बरुआ मतलब प्रमुख, अलग अलग चीजों के प्रमुख जो हुआ करते थे वो बरुआ हुआ करते थे। तो बड़ी सैन्य टाइप का समाज था। हर परिवार के लोग लड़ने भिड़ने के लिए ट्रेन होते थे और बाहर का जब मीर जुमला आया हुआ था तो इतनी आसानी से लोगों ने स्वीकार नहीं किया, छोटे बड़े विद्रोह लगातार चलते रहे। तो मीर जुमला के समझ में आया कि यहां पर रहकर प्रत्यक्ष शासन करने से कोई फायदा है नहीं, लगातार बवाल बना रहेगा। तो जनवरी 1663 में झिलाझारी घाट में एक संधि हुई जिसमें यह हुआ कि पश्चिम असम जो है वो अहोम राजा ने मुगलों को दे दिया और युद्ध के हर जाने के रूप में 3 लाख रुपए और 90 हाथी एक बार में दिए गए और तय किया गया कि हर साल 20 हाथी मुगल साम्राज्य को दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बड़ी अपमानजनक बात भी की गई। वो अपमानजनक बात यह की गई कि राजा जयध्वज सिंह की जो इकलौती बेटी थी वो मुगलों के हरम में दे दी गई। उससे आजम जो आपके औरंगजेब का तीसरा बेटा था उसकी शादी की गई और साथ में जो भतीजी थी उनकी इकलौती उसको भी दे दिया गया मुगल हरम में। उसकी भी औरंगजेब के एक बेटे से शादी हुई। इसके बाद फरवरी 1663 में मीर जुमला जो है 12,000 असमिया बंधकों के साथ वापस लौट गया। लेकिन जब वो लौट गया
तो राजा संधि की शर्तें तो निभाते रहे, लेकिन अंदर अंदर एक गुस्सा बना रहा और लगातार ये सोचते रहे कि किस तरह से मुगलों का शासन खत्म किया जाए। हालांकि उसके तुरंत बाद आप देखते हैं फरवरी में वो जाता है, नवंबर में राजा जयध्वज सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनके चचेरे भाई चक्रध्वज सिंह जो हैं वो नए शासक बनते हैं। चक्रध्वज सिंह जब शासक बनते हैं तो तुरंत तय करते हैं कि मुगलों को यहां से निकाला जाए, लेकिन जो प्रधानमंत्री थे, बाकी लोग थे, वो लोग समझाते हैं कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि मुगलों का हम सामना कर सकें, कम से कम साल 2 साल हमें तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी शुरू होती है। इसी क्रम में आता है कि नया सेनापति कौन होगा। सारे लोग मिलकर एक स्वर से लचित बरफुकन को असम सेना का नया सेनापति बनाने की बात करते हैं। राजा एक मजेदार परीक्षा लेते हैं। जब फाइनल डिसीजन देने के लिए उनको कोर्ट में बुलाते हैं लचित बरफुकन को, तो सामने लचित बरफुकन बैठे हैं, ऊपर राजा गद्दी पे बैठे हैं। अचानक राजा की गद्दी से कोई पीछे से कोई भाग के आता है और लचित बरफुकन का जो अंग वस्त्र था वो छीन लेता है, जिसको बड़ा अपमानजनक माना जाता था। लचित बरफुकन गुस्से से भर जाता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि राज दरबार में है, और अपनी तलवार निकालकर उस आदमी को मारने को दौड़ता है। अंततः पकड़ लेता है। जब पकड़ के मारने वाला होता है, उसी समय राजा कहते हैं कि भाई ये मेरी ट्रिक थी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इस आदमी की हत्या ना करो। और राजा समझ जाते हैं कि ये आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके बाद लचित बरफुकन वहां के सेनापति बनते हैं। जब लचित बरफुकन वहां के सेनापति बनते हैं तो सेना को नए सिरे से तैयार करना शुरू करते हैं। इस क्रम में नए नए किले बनाते हैं, किलेबंदी करते हैं, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें होती हैं। और इसके बाद जब सेना तैयार हो जाती है, लचित बरफुकन आगे बढ़ के मुगलों ने जो इलाका कब्जा किया था उस इलाके पर दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। लेकिन औरंगजेब शांत बैठने वाला तो था नहीं। उसने तय किया कि इस इलाके को फिर से वापस लेना है, और सेना भेजी सवाई राजा जय सिंह के बेटे राजा राम सिंह के नेतृत्व में। अब कुछ लोग कहते हैं कि राजा राम सिंह को यह इनाम दिया गया था उनकी वीरता के लिए कि भाई इतने महत्वपूर्ण टाइम पर, इतनी महत्वपूर्ण अभियान पर उनको हेड बनाया गया था। दूसरे लोग कहते हैं कि चूंकि राजा राम सिंह के नियंत्रण से गुरु तेग बहादुर भी भाग गए थे और शिवाजी भी भाग गए थे, इसलिए इतने मुश्किल अभियान में भेजकर औरंगजेब ने उनको सजा दी। खैर, मामला जो भी हो, आदेश हुआ था तो राजा राम सिंह को पालन करना था। राजा राम सिंह के नेतृत्व में मुगलों की सेना जो है वो असम के लिए प्रस्थान करती है। रास्ते में पटना में रुकती है। एक मजेदार घटना है ये। पटना में गुरु तेग बहादुर मिलते हैं। राजा राम सिंह को पता था कि असम वाले जो हैं वो काला जादू भी करते हैं, तो राजा राम सिंह कुछ पीरों से और तेग बहादुर से, गुरु तेग बहादुर से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें ताकि उनके काले जादू का मुकाबला किया जा सके। तो एक मजेदार तथ्य ये है कि गुरु तेग बहादुर भी इस सेना के साथ आसाम जाते हैं। वहां का किस्सा ये है कि धुबरी में एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा बनाते हैं जो आज भी है, और वहीं उनको यह खबर मिलती है कि पटना में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। उसके बाद वो आज्ञा लेकर पटना लौट आते हैं। जब राम सिंह के आने की खबर मिली तो आहोम सेना ने तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के बारे में सिर्फ एक वाकया मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लचित बरफुकन कितने ज्यादा सावधान थे। एक किला कोई बनना था जिसकी जिम्मेदारी उनके सगे मामा को दी गई थी। वो किला समय पे नहीं बन पाया। लचित बरफुकन ने अपने सगे मामा की हत्या करवा दी, ये कहते हुए उनको मृत्युदंड दे दिया, ये कहते हुए कि मेरा मामा आहोम साम्राज्य से बड़ा नहीं है। दरअसल कई बार लगता है कि लचित बरफुकन का अपना कुछ गुस्सा भी शामिल इसमें होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि राजा जयध्वज सिंह को अपनी इकलौती बेटी मुगल हरम में देनी पड़ी थी। वो जो इकलौती बेटी थी वो लचित बरफुकन के बहन की बेटी थी। लचित बरफुकन की बहन की शादी राजा जयध्वज सिंह से हुई थी, जिनसे एक बिटिया हुई थी, और वही बिटिया मुगल हरम में भेज दी गई। फरवरी 1669 में राजा राम सिंह पहुंचते हैं आसाम।
वहां पर रंगमाटी चौकी थी जो मुगलों के कब्जे में थी, जहां तक मुगलों को धकेला गया था। एक मनहा नदी थी, मानस नदी भी कहते हैं उसको, उस नदी के उस पार तक ट्रेडिशनली मुगल सीमा रही है। लेकिन जब असम पे कब्जा किया था मीर जुमला ने, तो वो सीमा काफी आगे बढ़ गई थी। उस सीमा को धकेल के फिर से मनहा नदी पे कर दिया था लचित बरफुकन ने, जिसके किनारे रंगमाटी की चौकी पर राजा राम सिंह पहुंचते हैं। काफी विशाल सेना थी, 24 और राजपूत वॉरियर्स थे। इसके अलावा पैदल सेना थी, घोड़े थे, तुर्क तीरंदाज थे, क्या क्या नहीं था। मुगल सेना थी तो बड़ी होगी ही। इस समय जो रणनीति अपनाई लचित बरफुकन ने, वो छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। आपको याद होगा, आप याद कर सकते हैं इसी समय कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मराठा युद्ध में, मराठा मुगल युद्ध में सीधे मुकाबला करने की जगह छापामार युद्ध का सहारा लिया। और अलग अलग युद्धों की ढेर सारी कहानियां बताऊं, इससे बहुत बेहतर है कि मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना देता हूं। छापामार युद्ध के तहत क्या करते थे लचित बरफुकन के सिपाही कि आधी रात को निकलते थे, जहां इनका डेरा पड़ा हुआ वहां हमला करते थे और ढेर सारे मुगल सैनिकों को घायल या मार देते थे और कई बार सामान भी लूट के ले जाते थे। राजा राम सिंह राजपूत आदमी थे, कछवाह राजपूत। उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसे युद्ध में मुझे नहीं जाना है, ऐसा युद्ध मुझे नहीं लड़ना है जहां कोई नियम ही पालन नहीं होता है। उन्होंने एक पत्र लिख दिया। उस पत्र के जवाब में लचित बरफुकन ने एक असमिया ब्राह्मण जो उनके दरबार में था उसको भेजा। उसने कहा कि महाराज राम सिंह जी, हम तो रात को ही लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी सेना में राक्षस हैं जो दिन में जिन पे ताकत ही नहीं होती है, तो हम रात को ही लड़ सकते हैं। राम सिंह ने कहा मजाक करते हैं आप लोग, राक्षस क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं, भरोसा कीजिए हमारे पास राक्षस हैं। अब बोल गया, बोल के चला गया वो। जब उसने लचित बरफुकन को बताया तो लचित को बड़ी हंसी आई, बोले ठीक है। अगले दिन रात को जब अपने सैनिकों को भेजा तो राक्षसों जैसी वेशभूषा बना के भेज दिया। राजा राम सिंह ने बाहर निकल के देखा और उनको लगा वाकई इनके पास राक्षस हैं। तो इस तरह से जो मनोवैज्ञानिक खेल था वो भी खेला गया। कुछ चीजें बताऊं, जैसे मुगलों के पास बड़े बड़े जहाज थे पानी के, इसके बरक्स लचित बरफुकन ने छोटे छोटे जहाज निकाले और उन छोटे छोटे जहाजों से मुगल सेना पर हमला किया। राजा राम सिंह लगातार चाहते थे मैदानी युद्ध हो, लेकिन युद्ध लगातार जल में ही होता रहा लचित बरफुकन की वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि जल में हम ज्यादा मजबूत हैं। फाइनली एक आखिरी लड़ाई जो हुई वो अलाबोई के मैदान में हुई, जिसमें असमिया जो सेना थी, आहोम सेना थी, वो पूरी तरह पराजित हुई और 10,000 के आसपास सैनिक मारे गए। ये वो समय था जब आहोम राजा और आहोम सेना को लग रहा था कि मुगल एक बार फिर कब्जा कर लेंगे असम के ऊपर। लेकिन इसके तुरंत बाद एक दूसरी लड़ाई हुई सराय घाट की, पानी की लड़ाई चल रही थी। उसमें भी मुगल काफी प्रभावी साबित हो रहे थे। दुर्भाग्य से लचित बरफुकन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो युद्ध में नहीं शामिल थे। लेकिन जब उनको पता चला कि असमिया सेना वापस लौट रही है, तो एक छोटी सी नाव लेकर वो उतर जाते हैं युद्ध में, अपने सैनिकों को एक जोशीला भाषण देते हैं, सैनिक फिर से जोश में आ जाते हैं, पलट के लड़ाई होती है और फाइनली सराय घाट की उस लड़ाई में मुगल बुरी तरह से हारते हैं। और उसके बाद राजा राम सिंह फैसला करते हैं कि अब यहाँ और लंबी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। 2 साल वो पहले ही लड़ चुके थे और औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि असमिया सेना का जो नायक है वो अद्भुत है और जितने ट्रेंड सैनिक मैंने असम में देखे जो हर काम कर सकते हैं, तीर भी चला सकते हैं, नाव भी चला सकते हैं, वैसे मैंने हिंदुस्तान में कहीं और नहीं देखी। मैं खुद युद्ध भूमि में शामिल रहा, लेकिन एक भी कमी सामने वाली सेना के निकाल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये सब कहकर और फाइनली जो पुरानी सीमा थी जो मैंने आपको बताया मनहा नदी के इस पार, कहते हैं वही सीमा रहेगी। जब शत्रु लौटने लगा तो कुछ सैनिकों ने कहा कि हमला करते हैं, लेकिन लचित बरफुकन जानते थे कि मुगल सेना के साथ बहुत लंबी लड़ाई करना कोई फायदे की बात नहीं है। इसलिए जब असम की सीमा उन्होंने खाली कर दी तो हमला करने से उन्होंने मना कर दिया। राजा राम सिंह लौट के आ गए दिल्ली
बाद में कुछ ही साल के बाद आमेर चले गए। 1676 में वो आमेर चले जाते हैं। 1671 में ये युद्ध हुआ था, दिल्ली लौट के आए। 1676 में वो आमेर चले जाते हैं। और जो बीमारी हुई थी, उस बीमारी की वजह से युद्ध के थोड़े दिन ही बाद लचित बरफुकन जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लचित बरफुकन जाहिर तौर पे असम का जो समाज है उसमें हमेशा नायक की तरह रहे। मैं आगे बता दूं कि इसके बाद एक बार और कोशिश की मुगलों ने कब्जा करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। 600 सालों तक आहोम साम्राज्य बना रहा, लेकिन अंततः 19वीं सदी में अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। ये साम्राज्य खत्म हो गया और असम पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अभी अगर मुझे ठीक से याद है तो 2010 में अगर आप जाकर देखेंगे तो तपन कुमार गोगोई के निर्देशन में सूचना मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, हिज मैजेस्टी द आहोम्स। उसमें आहोम्स के बारे में काफ़ी जानकारी है, कई किताबें भी मैंने बताई। तो अगर आप वाकई लचित बरफुकन के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये किताबें पढ़ें। बाकी हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि कभी भी कहीं से भी किसी को लाकर ये कहा जा सकता है कि इसका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया। एक पाठक के तौर पे मैं ये दावा कर सकता हूं कि चाहे चोल वंश हो, चाहे चेदी वंश हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे बहमनी साम्राज्य हो, चाहे मराठा साम्राज्य हो, चाहे आहोम वंश हो, चाहे कश्मीर के तमाम सारे साम्राज्य हों जो एक के बाद एक बने, सबका इतिहास उपलब्ध है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये सब मिल जाएगा। जहां तक स्कूल की किताबों का सवाल है, जाहिर तौर पे जो महत्वपूर्ण राजा थे उन सबका इतिहास वहां पर है। शिवाजी का इतिहास भी मिलेगा आपको, टीपू सुल्तान का भी इतिहास मिलेगा, चोल वंश का भी मिलेगा, चेदी वंश का भी मिलेगा, सबका इतिहास मिलेगा, बशर्ते आप क्लास में जाएं और पढ़ें। दिक्कत यह है कि जिन लोगों ने जब क्लास में पढ़ना था उस समय गुंडागर्दी की, नेतागिरी की, यहाँ वहाँ घूमते रहे, क्लास बंक करते रहे, वो आज खड़े होकर कहते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया। सच ये है कि पढ़ाया सब गया, आपने पढ़ा नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।